What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो नए वीक की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में, और नए जोश आप लोग को बरकरार रखना है पूरे वीक एंड तक, ताकि आप लोग फिर से अपने आप को रिन्यू कर सकें, फिर से अपना जो जोश है वो मेंटेन रख सकें, ताकि आने वाले टाइम को आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। तो काफ़ी कुछ शानदार हमारा डिस्कशन रहने वाला है। पहले हम लोग देखेंगे जीआई टैग के बारे में, उसके बाद में छोटा सा आप लोगों का क्विज होगा, और उसके बाद में डिटेल में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है। ज़्यादा फायदा इस लेक्चर को उठाने के लिए साथ में प्रैक्टिस कर आप लोगों को चलना है, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं एक भौगोलिक संकेतक के बारे में, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, जो कि आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा गया था ना। यहाँ पर बात की जा रही है कोटा द्वारिया, ठीक है। तो कोटा द्वारिया जो यहाँ पर ये जीआई का टैग इसको दिया गया है, ये है राजस्थान के अंदर। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कोटा में कोचिंग के बारे में, तो कई बार आगे लिखे हुए नाम भी आप लोगों को बता देंगे ये किस राज्य का जीआई के टैग का इसको दर्जा दिया गया है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो राजस्थान में इसके जीआई का टैग का दर्जा दिया गया है। और ये एक हैंडीक्राफ्ट है, यानी कि एक हथकरघा है, हाथ से जो कलाकारी की जाती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, और कुछ ऐसा यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आज का जो आप लोगों का जीआई का टैग है, इसका नाम है बोबली वीना। इसके बारे में जाकर आप लोग निहारिएगा कि कहां पर ये किस प्रकार से इसको जीआई का टैग दिया गया, कौन सी कैटेगरी में ये आता है, राज्य का नाम आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसकी पिक्चर देखना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाएं। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में जाकर देखना है। बाकी कल फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जहां पर हम लोग बात करते हैं वार्म अप क्विज के बारे में। ये आप लोग को अच्छे से आगे आने वाले आंसर के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। आप लोग का बिल्कुल जो दिमाग है वो खुल जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है 2018 में एंटी टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा भी पार्ट लिया गया, इसका नाम क्या था। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज थी, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसका पार्ट थे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का द्वारा अपना फर्स्ट रीजनल सेंटर कहां पर खोला गया, ये एक लेक का नाम आप लोगों को बताना है। यहां पर बात की जा रही है आरोग्य मित्राज। तो ये एक तरीके का इंटरफेस है, यानी कि एक कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पर जो बेनिफिशियरी होते हैं और जो स्कीम है उसके बीच में। तो कौन सी स्कीम के लिए यहाँ पर आरोग्य मित्रा का स्टार्ट किया गया, ये आप लोग को बताना है। कौन सी कंट्री के लिए इंडिया ने प्रोवाइड कराया फाइनेंशियल असिस्टेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर पोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट, उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसके द्वारा सेवा भोज योजना स्टार्ट की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया हेल्थ वार्निंग तो ऑल टबैको प्रोडक्ट के पैकेट पर, तो वो टैगलाइन क्या थी जिसके तहत यहाँ पर वार्निंग दी जा रही थी कि हाँ ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा नहीं किया तो वो आप लोगों को टैगलाइन बतानी है। रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया हिमालयन रीजन लॉन्च की गई किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को बताना है। साइंटिस्ट फ्रॉम यह है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया एक न्यू प्लांट स्पीसीज जिसका नाम रखा गया यहाँ पर यह ड्राइपिटस क्लामी। तो ये किस साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया, ये आप लोगों को बताना है। अभी यहाँ पर आप लोगों को टोटल आंसर बताए जाएंगे जो कि आप लोगों को मैच करने हैं अपने आंसर के साथ में, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा, उससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके अपने आप को चल रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने आप को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हाँ कितनी और अच्छे लेवल पर आप लोगों को प्रिपरेशन करने की जरूरत है। आंसर देखते हैं, यहाँ पर इसका नाम था पीस मिशन, जो कि काफी न्यूज में भी था उस टाइम पर। फर्स्ट टाइम और इंडिया और पाकिस्तान एक साथ में आ रहे थे टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज में, यानी कि एक है यहाँ पर जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, एक है जो कराने वाला है, और दोनों साथ में है यहाँ पर रोकने के लिए। चलिए अच्छी बात है। चिल्का लेक है यहाँ पर, जहाँ पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा अपना नया रीजनल सेंटर खोला गया। कहाँ पर है चिल्का लेक सिचुएटेड, ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। ये राज्य का नाम आप लोग जरूर याद रखेगा। आरोग्य मित्रा यहाँ पर जो यहाँ पर ये एक कनेक्टिंग लिंक था, ये बेनिफिशियरी यानी कि जो यहाँ पर जो भी पर्सनैलिटी जिसको फायदा इसका लेना था स्कीम का, और जो सिस्टम की जो स्कीम है यह प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, इसके लिए यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहे थे आरोग्य मित्राज। तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। नेपाल है वो कंट्री जिसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया ने प्रोवाइड कराया पोस्टल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, तो इसका आइडिया आप लोग रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया सेवा भोज योजना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। वो टैगलाइन है टबैको कोजेज कैंसर, यानी कि टबैको की वजह से कैंसर होता है, ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही थी उस वार्निंग के तहत, जिसके तहत यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट पर ये छापी गई है, ताकि लोग कम से कम पढ़कर तो थोड़ा बहुत शर्माएं और यहाँ पर टबैको प्रोडक्ट को यूज न करें, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन हिमालयन रीजन,
तो ये रिपोर्ट हमारी कंट्री के नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई। नीति आयोग वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिप्लेस किया गया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ये पिक्चर में आई थी। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, जो कि मैं आप लोग कई बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिनके नाम पर यहाँ पर एक न्यू प्लांट स्पीसीज का नाम लिखा गया है। आप लोग यहाँ पर भी देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यह ड्राइपिटिस कलामी। तो कलामी यहाँ पर जो रखा गया है वो कलाम जी के नाम पर रखा गया है। ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये था आप लोगों के सामने क्विज। अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा आप लोगों का स्कोर रहा। आगे बढ़ता हूँ, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जहां पर डिटेल में आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं अगर थोड़ा डिटेल में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो। सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। IEA बोला जाता है इसको। IEA मार्च 2017 में इंडिया के द्वारा ज्वाइन की गई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एज ए एसोसिएट कंट्री। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है यहाँ पर WEO, और इसी के साथ में वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस ये पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर इट इज ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टेब्लिश की गई थी फ्रेमवर्क के तहत। ये कौन सा फ्रेमवर्क है? यह है ओपेक का, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये वही कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पर डिसाइड करती है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कितना दाम रहना है, मार्केट में कितनी अवेलेबिलिटी रहनी है, यानी कि यही ये डिसाइड करती हैं। और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में वियना में है। ठीक है, तो आप लोग इसका आइडिया रख सकते हैं। पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट से ये बिल्कुल 2017 में इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया। ये यहाँ पर एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट और इसी के साथ में ये जो वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस ये दोनों पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसी के साथ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो है एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत एस्टेब्लिश की गई ओपेक के तहत। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया यह है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि OECD, जिसको 1974 में इसका गठन किया गया। ठीक है, और जो टाइम पर यहाँ पर ऑयल क्राइसिस था जिसके बेस पर यहाँ पर ये निकल कर आई 1973 में। बाकी और भी कई सारी रिपोर्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। यह है ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट 2017, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इसी के साथ में वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स 2017, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस 2017, एनर्जी टेक्नोलॉजी, यह है पर्सपेक्टिव। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। ये सारी रिपोर्ट यहाँ पर ये IEA के द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती हैं। इस बुनियाद पे हमारा आंसर अगर आप लोग मैच करेंगे तो ये हो गया A, क्योंकि ये यहाँ पर ओपेक कंट्री नहीं है, OECD कंट्री है। OECD का गठन किया गया था, उसके बेस पर यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहा है माउंट माकालू के बारे में। ये माउंट माकालू रिसेंटली अभी न्यूज में थी। आप लोगों को बताना है ये कहां पर सिचुएटेड है, इंडिया, भूटान, चाइना या फिर नेपाल। आइए आंसर के ऊपर नजर डालते हैं। आंसर है इसका D, यानी कि नेपाल। इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पर अभी एक छोटा सा यहाँ पर एक एक्सपेडिशन किया गया, तो उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर किया जा रहा है। ये माउंट मकालू यहाँ पर है कहाँ के अंदर? ये है नेपाल के अंदर। नेपाल में आप लोगों को माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, शायद आप लोगों को याद होगा, जिससे मैंने ये बताया था कि फिर से नेपाल जो है माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो चेक करना चाहता है, क्योंकि 2015 में अर्थक्वेक के बाद में यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट पर भी असर पड़ा होगा। तो माउंट अकालू यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से लगभग 19 किलोमीटर साउथ ईस्ट रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,463 किलोमीटर है। तो ये भी आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, तो इस तरीके से आंसर आप लोगों के सामने हो गए यहाँ पर D। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया था ये ई-सहज पोर्टल। ई-सहज पोर्टल किससे रिलेटेड था? सबसे पहली स्टेटमेंट है ये ऑफर करता है इंश्योरेंस कवरेज टू द फार्मर, किसानों को इंश्योरेंस कवरेज का ये एक तरह से बीमा कवरेज प्रोवाइड कराता है किसानों को। दूसरा बोला है वुमेन स्टार्टअप के लिए यहाँ पर ये मार्केट क्रेडिट यहाँ पर अवेलेबल कराता है, यानी कि वो यहाँ पर लोन उनको मिल जाएगा और उसके बेस पर अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। ऑफर करता है इंश्योरेंस कवरेज ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। इसी के साथ में फोर्थ है यहाँ पर ये सिक्योरिटी क्लियरेंस इन सर्टेन सेंसिटिव सेक्टर में यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस का काम करता है। तो आंसर क्या है? आंसर है यहाँ पर इसका D। ये यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस का काम करता है। ई-सहज पोर्टल खासकर एक तरीके की वेबसाइट है। इसी के साथ में ये जो इकोनॉमिक थ्रेट होती है उनके ऊपर भी फोकस देकर चलता है। बिफोर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक क्लियरेंस होता है ताकि यहाँ पर पता लगा जा सके की सेक्टर में कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले, क्योंकि देखिए अगर की सेक्टर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ना किसी पर्टिकुलर कंट्री के, तो फिर पूरी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने की कगार पर आ जाती है। तो उसकी सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखने का काम करता है ये ई-सहज पोर्टल।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिफेंस के बारे में है और राफेल के मुद्दे के बाद में डिफेंस की काफी न्यूज सामने निकल कर आ रही है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जिसको DAC भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो DAC को बोला जा रहा है कि ये हेड की जाती है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि आज के दिन में कौन थे? राजनाथ सिंह जी थे। आइए देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कौन देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल राजनाथ सिंह जी थे। इसका जो ये क्लियर करती है ऑल द डिफेंस एक्विजिशन, जो भी यहाँ पर खरीद ग्रहण होती है हमारी कंट्री में डिफेंस रिलेटेड, वो यहाँ पर ये काम करती है। बहुत इंपोर्टेड या फिर हमारी कंट्री में अपने आप बनाए गए उनके ऊपर फोकस देकर चलती है, तो सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ या फिर नन? तो आंसर आप लोगों के सामने बी, यानी कि ओनली सेकंड। रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पर ये होम मिनिस्टर नहीं होते हैं, यहाँ पर ये डिफेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में चेयर की जाती है ये यहाँ पर काउंसिल, और इसका गठन किया गया था 2001 में। रीजन ये था कि हमारी कंट्री में जो करप्शन के मुद्दे होते हैं उनको रोकने के लिए ये एक सेपरेट काउंसिल यहाँ पर बनाई गई थी, जो कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। एक्वाइजेशन का जो भी प्रोसेसर होता है, लॉन्ग टर्म जो प्रोक्योरमेंट होता है, वो सारी पॉलिसी गाइडलाइन यहाँ पर इसी के द्वारा तैयार की जाती है। इसी के साथ में या तो कोई इंपोर्टेड सामान यानी कि बाहर से आना है, या फिर इंडिजिनसली डेवलप जो प्रोग्राम है, या फिर अंडर ए फॉरेन लाइसेंस के कोई काम हम लोग कर रहे हैं, वो सारा काम इसी के थ्रू किया जाता है, डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल के थ्रू। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं TIR के बारे में, जिसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूट आप लोग बोल सकते हैं, या फिर ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये दूसरी जो लैंग्वेज में, ये आप लोग को याद रखना है। TIR आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूट, ठीक है ना। ये इसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे, जिसको TIR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो ये जो TIR है इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। बोला जा रहा है कि कन्वेंशन जो था वो अडेप्ट किया गया था, इससे रिलेटेड अंडर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, यानी कि UNEC, इसके तहत यहाँ पर इसको अडेप्ट किया गया था। दूसरा बोला जा रहा है TIR सिस्टम नॉट ओनली कवर जो ट्रांजिट होते हैं रूट, बल्कि ये रेलवे, इनलैंड वाटरवेज या फिर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सबको कवर करता है। तीसरा बोला जा रहा है कि इंडिया हैज नॉट रेक्टिफाइड द कन्वेंशन। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। तो आंसर है इसका 1 और 2, यानी कि आंसर हो गया इसका C, क्योंकि इंडिया इसको ऑलरेडी रेक्टिफाई कर चुका है। और ये यहाँ पर फोकस देकर चलता है हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर, यानी कि रेल, इनलैंड वाटरवेज, ये सारे तमाम जो मुद्दे हैं। और बाकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के द्वारा यहाँ पर ये अडेप्ट किया गया था ये कन्वेंशन, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ग्रेटर बे एरिया के बारे में। तो ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? USA, जापान, साउथ कोरिया या फिर चाइना? ये काफी न्यूज में रहता है, एक ऐसा एरिया है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, जिसे ग्रेटर बे एरिया भी बोला जाता है। ये रिलेटेड है चाइना से। आप लोग एक बार मैप में देखते हैं, ये तमाम जो भी यहाँ पर सिटीज इसके अंदर आती हैं, ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर हांगकांग हो गया, मकाओ हो गया, ये यहाँ पर जुहई हो गया, ये सारी जो सिटी है यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये सारी इस जो भी लान है इसके अंदर आती है, इसको ग्रेटर बे बोलते हैं, जो कि चाइना के अंडर है। ये एक तरीका इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक और बिजनेस हब यहाँ पर चाइना के अंडर माना जाता है, जिसको ग्रेटर बे के नाम से पुकारा जाता है। तो आंसर क्या हुआ इस हिसाब से? आंसर हो गया हमारा D। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट के बारे में, और बोला जा रहा है यहाँ पर यह है वॉलेंट्री रिटेंशन रूट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का होता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि बाहर से अगर कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसके लिए जो रूट है उसके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर लिमिटेशन है मनी की, दैट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में ये इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसके लिए हमने कुछ लिमिटेशन रखी हुई हैं। हालांकि वो लिमिटेशन चेंज हो जाती है, ऐसी कुछ बातें हैं। इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट अंडर दिस रूट जो होता है वो ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अलाउ किया जाता है, ये बोला गया है। तो स्टेटमेंट कौन सी यहाँ पर गलत है? तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर हो गई B, यानी कि 2। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ये ओनली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही यहाँ पर ये आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये कॉर्पोरेट में भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पर बोली जाती है। तो आंसर क्या हो गया? यहाँ पर B गलत हो गया और यहाँ पर A सही हो गया। तो आंसर हो गया यहाँ पर 2। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट का आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। ये है होंग युंग प्रोजेक्ट, जो रिसेंटली अभी न्यूज में था। कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना। आप लोग बताइए होंग युंग, जिंग चोंग, ये सारे किसके नाम होते हैं? ये खासकर नेपाल नहीं, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? तो आंसर हो गया इसका D। ये यहाँ पर इसके बारे में सही आंसर है। अगर इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे, ये एक फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, ये सैटेलाइट, ये फर्स्ट इन द होंग युंग जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है, ये प्लान किया गया था चाइना
एरोस्पेस साइंस एंड द इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 2016 में, और बेसिक पर्पज इसका ये है किस तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क को और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा कनेक्टिव बना सकते हैं, खासकर उस एरिया में जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप लोग नजर डालेंगे तो यहाँ पर चाइना हो गया आंसर, जो कि आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में पूछा जाता है कई बार इस तरह क्वेश्चन, बात की जा रही है पोलर वर्टेक्स के बारे में। तो पोलर वर्टेक्स से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये है क्वेश्चन। पोलर वर्टेक्स एक लार्ज एरिया है जो कि एक लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडेड बाय द, ये है अर्थ के जो नॉर्थ एंड द साउथ पोल है वहां पर ये पाया जाता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये है राइट स्टेटमेंट। ड्यूरिंग विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पोलर वर्टेक्स विल बिकेम लेस स्टेबल। अगर यहाँ पर ये सेंड करता है कोल्ड आर्टिक जो यहाँ पर साउथवर्ड ये ओवर द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पोलर वर्टेक्स की वजह से यहाँ पर ये होता है, और इसीलिए ये टर्म भी काफी न्यूज में थी रिसेंटली अभी, जो अमेरिका में आप लोग कंडीशन देखने को मिली, ठीक है। तो ये पोलर वर्टेक्स के बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम सही है। तो पोलर वर्टेक्स यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है जो पोल होते हैं उनके पास में, ओके। और जब बात करते हैं विंटर की, तो विंटर में खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर की बात हम लोग करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है ये लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाला जो एरिया होता है, खासकर उसको आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इसकी बात की जा रही है पर्टिकुलर रीजन के बारे में। तो आंसर क्या हो गया? इस तरीके से आंसर हो गया यहाँ पर सी, ठीक है। और नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में काफी इंपैक्ट इन सब चीजों का देखने को मिलता ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से पढ़िएगा। और पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, और बोला जा रहा है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि डिजास्टर जो होता है, यानी कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई, तो उसका जो रिस्क होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो UNISDR यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये यहाँ पर क्रिएट किया गया था 1999 में, और ये सक्सेसर है यहाँ पर, यानी कि इससे पहले था ये इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, इससे पहले ये था। स्टेटमेंट सही है। दूसरी बोले जा रहे हैं यहाँ पर कि जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये स्टैब्लिश किया गया था एज ए सेक्रेटरिएट टू फैसिलिटेट इंप्लीमेंट करने में इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि कैसे यहाँ पर डिजास्टर को कम किया जा सकता है उसके लिए इंटरनेशनल स्ट्रेटजी ये तैयार करता है। ये सपोर्ट करता है इंप्लीमेंट करने के लिए ऑल फॉलो रिव्यू, और जो यहाँ पर सेंडाई फ्रेमवर्क है फॉर डिजास्टर रिडक्शन। सेंडाई फ्रेमवर्क आज के पिक्चर में है, हमारी कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में फोकस ये रहता है कैसे डिजास्टर को यहाँ से रोका जा सकता है। ये काफी बड़ा पर्पज यहाँ पर देखने को इसका मिलता है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी कि सारी स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और बिल्कुल इसी तरीके से जोश आप लोगों को बनाए रखना है ताकि आने वाले जो लेक्चर है उसको भी आप लोग एंजॉय कर सके और पूरा वीक अपना जोश मेंटेन रख सके। तो हाउ इज द जोश? तो ये हमेशा हाई होना चाहिए अगर लाइफ को आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं। तो फुल एनर्जी के साथ में आप लोग को एंजॉय करनी है बिना किसी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के। देखिए थोड़ा बहुत तो आप लोग को एंजाइटी होनी चाहिए कि एग्जाम आ रहा है, पर लेकिन ये नहीं कि वो एंजाइटी यानी कि वो जो दुख है आप लोग को इतना हावी हो जाए, वो आप लोग को डर इतना हावी हो जाए कि आप लोग पढ़ना ही छोड़ दें। तो उसके बारे में आप लोग को ध्यान रखकर चलना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।